और शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ नमस्कार, मैं हूं आपके सामने शगुफ्ता साहिल देव। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की बात कर लेते हैं। घरेलू सामानों पर से जीएसटी कम होने पर औपचारिक मोहर लगाने के लिए जीएसटी काउंसिल की मीटिंग शुरू हो गई है। ऐसे में हमारी गुड न्यूज नंबर 1 है जो आपको दिखाते हैं और वो आपके सामने रखते हैं कि जीएसटी 2.0 में बड़े बदलाव से बड़ी राहत। दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक शुरू हो चुकी है और जल्द ही जीएसटी के 4 स्लैब्स की जगह 2 स्लैब में बांटने का ऐलान हो जाएगा। इस फैसले से आम लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद है क्योंकि इससे रोजमर्रा की जितनी भी चीजें हैं वो सस्ती हो जाएंगी। बैठक के बारे में जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी ऐश्वर्या पालीवाल। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जीएसटी काउंसिल की बैठक। ये बैठक महत्वपूर्ण इसीलिए है क्योंकि इसके अंदर ये तय किया जा रहा है कि किस तरीके से जीएसटी का जो दर है, जो स्लैब्स हैं, उनको घटाया जाए। आगे आने वाले समय में सरकार चाहती है कि जीएसटी के 2 ही स्लैब होने चाहिए, एक 5% का, एक 18% का। तो ये जो जीएसटी की कोशिश की जा रही है और एक जो कोशिश की जा रही है कि 5% जिन चीज़ों पे जीएसटी लग रहा था, जो आम चीज़ें थी, वो चीज़ों को आप घटा के 0 जीएसटी स्लैब के अंदर लाना होगा। कपड़े, जूते, अगर दूध की बात करें, पनीर की बात करें, पैकेज पनीर की बात करें, तो बहुत सारी ऐसी चीजें, नट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, उन सब के ऊपर इस समय 0 जीएसटी लगाने की बात चल रही है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जीएसटी काउंसिल की बैठक है। इसके बाद आपको अगले 1 महीने के अंदर जो कंपनीज हैं, जब वो अपना रेट गिराएंगी, जब जीएसटी कम होगा, तो उसका जो असर है वो लगभग दिवाली तक जो आम जनता है उस तक पहुंच जाएगा। और देखिए, देश का कोना कोना गणपति बप्पा के रंग में रंग चुका है। शहर शहर उत्साह उल्लास अपने चरम पर है। बप्पा के भव्य दिव्य पंडालों की रौनक तो देखते ही बनती है। हर पंडाल को अलग थीम पर सजाया गया है। ऐसे में हमारी आज की दूसरी गुड न्यूज आपके सामने रखते हैं और वो यही है कि 1.5 करोड़ के नोटों से गणपति का श्रृंगार। उदयपुर के एक बप्पा का 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से भव्य श्रृंगार किया गया है। इस खास श्रृंगार के साथ हम बप्पा के भव्य दिव्य पंडालों में आपको लेकर चलेंगे जहां बप्पा अनेक रूपों में विराजमान हैं। गणपति बप्पा के भव्य दिव्य पंडाल कहीं अष्ट विनायक के स्वरूप में विराजे, कहीं करोड़ों नोट से बप्पा का श्रृंगार। हर शहर, हर गली, हर मोहल्ले में गजानन के जयकारे गूंज रहे हैं। हर दिशा में आस्था और भक्ति का संगम नजर आ रहा है। हर कोई बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहता है। कोई बप्पा के दर पर हाजिरी लगा रहा है तो किसी ने बप्पा को घर में विराजित किया है। किसी ने बप्पा के लिए भव्य पंडाल तैयार किए हैं और पंडाल की अपनी एक थीम है जो उसे अलग बनाती है। मुंबई का नजारा तो सबसे अलग, सबसे खास और भव्य पूरी नगरी गणेश उत्सव में लीन है। मुंबई से लेकर शाम तक बप्पा के पंडालों में भक्तों की भीड़ है। यहाँ बप्पा की मूर्ति को भोलेनाथ के स्वरूप में तैयार किया गया है। बप्पा के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है और बप्पा भोलेनाथ की सवारी नंदी पर सवार हैं। राजस्थान की लेक सिटी उदयपुर में भी गणेश महोत्सव का उल्लास चरम पर है। हर साल की तरह इस बार भी यहाँ उदयपुर चा राजा की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है जो आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। बापू बाजार में श्री स्वास्तिक विनायक गणपति मंडल की ओर से यहाँ हर साल उदयपुर चा राजा का दरबार लगाया जाता है और हर साल कुछ खास किया जाता है। इस साल गणपति बप्पा का श्रृंगार 1 करोड़ 51 लाख रुपए के नोटों से किया गया है। यहाँ भगवान गणेश की 17 फीट ऊंची प्रतिमा को 50, 100, 200 और 500 के नोटों से सजाया गया है। जो हम गणपति यहाँ पे 10 दिन विराजित करते हैं, ठीक है, तो रोजाना बापा को हम अलग अलग रूप से श्रृंगार करते हैं। कभी उनको महादेव जी का रूप, कभी उनको पशुपति का रूप, कभी उनको बालाजी का रूप, कभी उनको राधा रानी का रूप। हर दिन का एक अपना अपना अलग अलग श्रृंगार होता है। गणपति बप्पा के साथ उनके दरबार को भी भव्य रूप से सजाया गया है। इस विशेष श्रृंगार को तैयार करने के लिए
बंगाल से एक टीम आई थी जिसने 3 दिनों तक दिन और रात काम करके ये भव्य दरबार तैयार किया। मतलब बप्पा के मुकुट से लेकर पैरों तक सब जगह नोट ही नोट है। ऐसी मनमोहक छवि को देखने वालों की नजरें हैं कि हटती ही नहीं। उदयपुर के इस गणपति पंडाल में ऐश्वर्य की झलक दिख रही है। तो वडोदरा का ये पंडाल देश प्रेम की अलग जगह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर तैयार इस पंडाल में भक्ति के साथ शक्ति की उपासना की जा रही है। पंडाल में गणपति जी को पहाड़ों के बीच विराजमान किया गया है और सामने राष्ट्रभक्ति को दर्शाती सुंदर झांकियां हैं। 40 सालों से हम यह गणपति बापा की स्थापना कर रहे हैं। इस बार हमने ऑपरेशन सिंदूर शौर्य सम्मान यात्रा का आयोजन किया है। इसी तरह का पंडाल डायमंड सिटी सूरत में भी सजाया गया है। यहाँ स्टेज पर बापा की बड़ी मूर्ति स्थापित है, जबकि पंडाल के दूसरे हिस्से को ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तस्वीरों से सजाया गया है। जाबाज अधिकारियों के पोस्टर लगाए गए हैं। स्वदेशी हथियारों की तस्वीरें भी लगी है। इस टाइम का जो थीम इन्होंने बनाया ऑपरेशन सिंदूर का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। हम लोग डेली यहाँ पे दर्शन वगैरह के लिए आते हैं। इस थीम से हम बहुत सारे लोग जो स्पेशली फीमेल्स वगैरह हैं वो तो बहुत ही जागरूक हुए हैं। गणपति उत्सव में इस बार अमरावती के बडनेरा इलाके का जय हिंद गणेश उत्सव पंडाल चर्चा का खास केंद्र बना हुआ है। यहाँ बाप्पा की 6 फीट ऊंची इको फ्रेंडली और अनोखी मूर्ति स्थापित की गई है, जो पूरी तरह 75 किलो खारक यानी ड्राई फ्रूट से बनाई गई है। कठपुतलियों और सजावट के जरिए महाराष्ट्र के प्रमुख त्योहारों को झांकियों के रूप में साकार किया है, जिसमें आपको महाराष्ट्र के नववर्ष गुड़ी पड़वा से लेकर दही हांडी उत्सव की झलक देखने को मिलेगी। ये उत्सव, ये उल्लास, ये उमंग शहर शहर देखने के लिए मिल रही है। बप्पा के इन शुभ दिनों में हर कोई बस बप्पा का आशीर्वाद पाना चाहता है। उदयपुर से सतीश शर्मा, अमरावती से धनंजय सावले और मुंबई से धर्मेंद्र दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गुजरात के सबसे बड़े शक्तिपीठ अंबाजी में भी महाकुंभ लगा हुआ है। मां का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से भक्त अंबाजी मंदिर पहुंच रहे हैं। ऐसे में हमारी आज की तीसरी गुड न्यूज यही है और वो आपके सामने है कि अंबाजी का सजा दरबार, भक्तों की कतार। अंबाजी में आस्था और भक्ति का मेला लगा हुआ है, जिसमें शामिल होने के लिए लाखों की संख्या में भक्त दूर दूर से पहुंचते हैं। लिहाजा इस मेले में श्रद्धालुओं की सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। गुजरात की धरती पर श्रद्धालुओं की आस्था का महाकुंभ। अंबाजी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। मां के दरबार में बिखरे आस्था और भक्ति के अनूठे रंग। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर में धूमधाम के साथ भादरवी महाकुंभ चल रहा है। जिसमें शामिल होने के लिए श्रद्धालु मां अम्बे के दरबार में चुनरी और ध्वज के साथ पहुंच रहे हैं। हर श्रद्धालु पर आस्था और भक्ति का रंग चढ़ा है। इस विशेष अवसर पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना और आरती की जा रही है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। कम से कम 15-20 साल से तो हम खुद आ रहे हैं और हमारे पूर्वज भी पैदल आया करते थे और हमारी हर मनोकामना माता रानी की कृपा से पूरी हो रही है। मैं गांधीनगर से यहाँ हमारे ग्रुप के साथ आई हूँ। मैं हर बार भादरवी पूनम का मेला यहाँ पे अटेंड करने आती हूँ और यहाँ पे सारी सड़कें अच्छी है, सारी सुविधाएं अच्छी है। अंबाजी में वार्षिक भादरवी यानी भाद्र महीने में आयोजित होने वाला ये मेला 1 सितंबर से शुरू हुआ है, जो 7 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान हर दिन यहाँ इसी तरह श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लाखों श्रद्धालु यहाँ हर दिन पहुँच रहे हैं। रंगारंग तरीके से आयोजित इस भादरवी महाकुंभ तीर्थ यात्रा से अंबाजी में हर तरफ भक्तिमय माहौल है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से पूरे इंतजाम किए गए हैं। पूरे मेले की विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। 5000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ ही और 650 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है।
प्रशासन की ओर से सुरक्षा के साथ साथ स्वच्छता पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। 1500 सफाई कर्मचारी दिन रात मेले में सफाई के काम में लगाए गए हैं। स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के साथ ये पूरा जो भादरवी पूनम का महामेला है वो सेलिब्रेट किया जा रहा है। तब पूरे अंबाजी परिसर में और आसपास के मुख्य मार्गों पर करीबन 1500 से ज़्यादा सफाई कामगार है वो अभी स्वच्छता की जवाबदारी संभाल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरा ये जो मेला है वो हम एक स्वच्छ और सुंदर वातावरण में सेलिब्रेट करने का हमें एक तक मिल रही है। ये मेला देवी अंबाजी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। इसकी विशेष परंपरा यह है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु अटूट आस्था के प्रतीक पवित्र ध्वज लेकर पैदल ही मंदिर पहुंचते हैं। इसके अलावा यहां हर रोज सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन होता है, जिसका हिस्सा बनने के लिए दूर दूर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। ये बहुत ही पवित्र स्थान है और आज मैं बहुत अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस पवित्र धरती पर अपने गायन की प्रस्तुति देने का स्वर्णिम अवसर प्रदान हुआ। मां अंबा भवानी के शक्तिपीठों में से एक इस अंबाजी मंदिर के प्रति भक्तों में अपार श्रद्धा है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था। शक्ति के उपासकों के लिए ये मंदिर बहुत महत्व रखता है। विशेष बात यह है कि इस मंदिर के गर्भगृह में कोई प्रतिमा नहीं है। यहाँ माँ का एक श्रीयंत्र स्थापित है जिसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि में तो यहाँ पूरा वातावरण भक्तिमय और शक्तिमय रहता ही है। उससे पहले भादरवी पूनम मेला की छटा भी यहाँ देखते ही बनती है। मंदिर की सजावट से लेकर आरती पूजन बेहद खास होता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग देश ही नहीं विदेश से भी पहुँचते हैं। अंबाजी से शक्ति सिंह राजपूत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के अलग अलग कोने में बने मंदिरों तक भक्तों को पहुंचाने के लिए एक ऐप बनाया गया है। इस ऐप के जरिए श्रद्धालु न केवल मंदिरों के वर्चुअल दर्शन कर सकते हैं, बल्कि अगर वो वहां जाना चाहें तो उनको वहां तक सुविधाजनक तरीके से पहुंचने में मदद भी मिल सके। ऐसे में हमारी चौथी गुड न्यूज यही है और वो ये कि अब घर बैठे ऐप से भगवान का अभिनंदन। देश में कौन कौन से मंदिर हैं, किन मंदिरों में किन भगवान की पूजा होती है, पूजा कैसे होती है, मंदिर के पंडित जी से कैसे मिल सकते हैं और मंदिर तक कैसे पहुंचा जा सकता है, जैसे तमाम सवालों से अक्सर श्रद्धालुओं का आमना सामना होता है। ऐसे भक्तों को मदद के लिए एक नया ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है एक ईश्वर ऐप। मंदिर में पूजा करने से लेकर वहां तक की सारी जानकारी अब इस ऐप पर एक क्लिक से मिल सकती है। इस ऐप को हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी ने लॉन्च किया। इस ऐप को बनाने का मकसद भक्तों के लिए मंदिरों तक पहुंच को आसान बनाना है। इस ऐप में मंदिरों के वर्चुअल दर्शन के साथ साथ मंदिर में दर्शन के लिए बुकिंग, पूजन सामग्री और पुस्तकें भी मिल सकेंगी। गई हूँ 12 ज्योतिर्लिंग तक मैंने यहाँ तक ख़त्म कर लिया है। ये ऐप मेरे मन में आया क्योंकि मैंने देखा कि कितने लोग मंदिर जाते हैं, अलग अलग शहर, नए नए शहर में मंदिर जाते हैं, वहाँ पे मंदिर में कैसे अंदर नेविगेट करते हैं, मंदिर में पूजा कैसे करते हैं, हर भगवान जी की हर अलग अलग पूजा होती है। मुझे एक वन स्टॉप सोल्यूशन बनाना था, एक ही जगह पे सारी, चाहे पूजा सामग्री हो चाहे पूजा हो, मुझे सब एक जगह लाना था। इसलिए मैंने ये ऐप एक ईश्वर बनाया है। अलग अलग सुविधाएं हैं, जैसे फिजिकल पूजा है, आप मंदिर में जाके अपनी पूजा कर सकते हैं, चाहे जल अभिषेक हो चाहे रुद्र अभिषेक हो। हाँ, आप वर्चुअल पूजा कर सकते हैं। मान लीजिए आप कहीं अपने घर पे बैठे हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, कहीं दूसरे देश में बैठे हैं, आप अपनी नाम की पूजा करा सकते हैं हमारे ऐप से। एक म्यूज़िक लाइब्रेरी है जो आप भक्ति भजन संगीत सुन सकते हैं। एक ई शॉप है, जैसे गुरुजी ने कहा, जहाँ पे सारी पूजा सामग्री आपको मिलेगी, चाहे वो आपके घर से छोटी छोटी धूपकोन हो या एक बड़ी पूजा किट हो, सब एक जगह पे आपको मिलेगा। हमारा एक हेलो नंदी भी इस ऐप में है जो आपकी AI से है। वो आपको सब मंदिरों के बारे में उनकी इतिहास बताएगा, उन्हें किन ने बनवाया, कौन से भगवान वहाँ पे पूजे जाते हैं, अलग अलग पूजाएं क्या होती है। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको एक ही जगह एक ईश्वर पे मिलेगा। वैष्णो देवी की यात्रा के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचते हैं और यहीं से यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन पिछले हफ्ते आई प्राकृतिक आपदा के बाद ये यात्रा बंद है। ऐसे में वहां फंसे श्रद्धालुओं की मदद करने के लिए कटरा का होटल एसोसिएशन सामने आया है। हमारी 5वीं गुड न्यूज़ यही है और वो आपके सामने कि कटरा में होटल मालिकों की दरियादिली।
वैष्णो देवी यात्रा महज एक यात्रा नहीं है, ये आस्था का सफर है जिसे सदियों से लोग तय कर रहे हैं। कटरा से मां के भवन तक जय माता दी करते जाते श्रद्धालु एक उम्मीद और विश्वास के साथ दरबार में हाजिरी लगाकर आते हैं कि मां सब कुछ ठीक कर देंगी। लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा वक्त से ये यात्रा स्थगित है। ऐसे में अलग अलग प्रांतों से आए कई श्रद्धालु वहां फंस गए हैं। उन लोगों की मदद के लिए होटल एसोसिएशन सामने आया है। कटरा के होटल कारोबारियों ने वहां ठहरे लोगों के लिए किराया माफ कर दिया। इसके साथ ही वो उन तीर्थयात्रियों को फ्री में भोजन पानी भी दे रहे हैं। हमने हमेशा इस वैष्णो देवी की यात्रा के लिए लोगों की सेवा, यात्रियों की सेवा में हाजिर रहे हैं। चाहे जिस वक्त कटरा में थोड़े होटल थे या इस वक्त बहुत ज़्यादा होटल हैं और उस वक्त पैसे की भी कमी होती थी कटरा में, लेकिन कटरा की एक हिस्ट्री रही है, हमेशा यात्रियों की सेवा के लिए हमेशा आगे रहे हैं। हमारी एसोसिएशन ने एक फैसला किया था कि हम लोग, कोई भी आदमी जो नीडी लोग हैं, जिसको कोई ज़रूरत है, तो वो होटल में आ जाए, होटल में रहे, 1 दिन रहे, 3 दिन रहे, 2 दिन रहे, खाए पिए, चाय पानी खाना जो भी है उससे कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक नंबर भी इशू किया था अपना। परिवार की तरह रख रहे हैं यहाँ पे, पता ही नहीं चल रहा है घर पे हैं कि नहीं है। माता जी की कृपा से हम लोग घर की तरह लोग रख रहे हैं। पंजाब में बाढ़ बड़ी त्रासदी लेकर आई है। जहां पूरी स्टेट मशीनरी बाढ़ प्रभावितों की मदद करने में लग गई है, तो वहीं सेना भी राहत और बचाव कार्य का मोर्चा संभाले हुए है। ऐसे ही एक अभियान में सेना ने फिरोजपुर शहर पर आए गंभीर संकट को टालने में कामयाबी हासिल की है। और हमारी छठी न्यूज यही है कि फिरोजपुर शहर को सेना ने डूबने से बचाया। सतलुज के पानी ने पंजाब में जबरदस्त तबाही मचाई है। यहां आई बाढ़ से कई गांव घिर गए हैं। इसी तबाही के बीच में जब सतलुज के पानी ने फिरोजपुर शहर की ओर रुख किया तो सेना ने मोर्चा संभाल लिया। सेना के जवानों ने बांध में आई दरार को भरने के लिए ऑपरेशन चलाया और फिरोजपुर शहर को डूबने से बचा लिया। इस मौके पर हमारे सहयोगी अमन भारद्वाज भी मौजूद थे। उन्होंने बचाव कार्य में लगे कर्नल सत्यजीत गोडसे से बातचीत की है। ये हबीब के गांव है फिरोजपुर का, जहां से 5 किलोमीटर की दूरी है फिरोजपुर शहर को, अगर बैक साइड से फिरोजपुर देखा जाए, और पूरी सिटी को आसपास के 15 से 20 गांव रूरल एरिया फिरोजपुर का इस ब्रिज के कारण खराब हो सकता था, फ्लडेड हो सकता था, बाढ़ आ सकती थी। लेकिन यहां पर मोर्चा संभाला आर्मी ने। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कॉल के बाद जब यहां लगा कि यहां पर ब्रीच हो सकता है और ब्रीच हुआ भी, तब यहाँ पर आप देखिए जो पिछले 3 दिनों से मोर्चा आर्मी ने संभाला हुआ है। नदी के आसपास और ऊपरी इलाकों में काफी भारी वर्षा में बरसात हो रही है, उसकी वजह से यहाँ पे सतलज नदी पे पानी का स्तर काफी बढ़ गया था। उसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग करंट यहाँ पे बह रहा है, उसके कारण यहाँ पे पानी में काफी सारे गहरे वर्लपूल्स बन रहे थे और ये वर्लपूल्स बन के जो ये गोल मतलब वर्लपूल्स, यस, इनको वर्लपूल्स कहते हैं हम। तो ये वर्लपूल्स यहाँ की आसपास की बंद की साइड की जो एग्रीकल्चरल जमीन है उसको काट रहे थे, उसको काफी नुकसान पहुंच रहे थे। और अगर ये सिचुएशन ऐसी ही चलती रही तो भविष्य में जाके बंद को भी काफी खतरा हो सकता था। तो अगर यहाँ पे बंद में ब्रीच होता तो पानी स्ट्रेट हुई फिरोजपुर टाउन में जाता और ये काफी खतराजनक बात होती। तो जैसे ही इस सिचुएशन का हमें अंदेशा हुआ और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रिक्वेशन भेजा, तो उसके बाद हमारी आर्मी इंजीनियर्स की टीम, गोल्डन एरो डिवीजन की इंजीनियर्स की टीम यहाँ पे ग्राउंड पे आई। हमने सिचुएशन का मुआयना किया। यहाँ का जो फ्लड रिलीफ का फ्लड का पैटर्न है उसको हमने एनालाइज किया इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ, और उसके साथ हमने एक संपूर्ण सोल्यूशन देने की कोशिश की। यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरिंग की रेस में भारत ने भी रफ्तार पकड़ ली है। भारत ने अपना पहला स्वदेशी चिप विक्रम लॉन्च कर दिया है। ऐसे में हमारी 7वीं गुड न्यूज यही है, वो आपके सामने है कि स्वदेशी चिप से देश में चिप क्रांति का आगाज। भारत चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र का बड़ा खिलाड़ी बनना चाहता है और विक्रम प्रोसेसर भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत भर है। देश में चिप क्रांति का आगाज हो चुका है। चिप मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भर बनने की ओर एक और कदम बढ़ाया है। भारत ने पहली मेड इन इंडिया प्रोसेसर और टेस्ट चिप तैयार कर ली है। भारत की पहली माइक्रो प्रोसेसर चिप का नाम विक्रम दिया गया है। ये 32 बिट प्रोसेसर की चिप है और पूरी तरह से स्वदेशी है। विक्रम को इसरो के सेमीकंडक्टर लैब में बनाया गया है और इसका इस्तेमाल इसरो अपने स्पेस प्रोग्राम्स में करेगा।
सेमिकॉन इंडिया 2025 के कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने इस स्वदेशी चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा। इसरो के द्वारा निर्मित इस चिप को स्पेन लॉन्च व्हीकल्स की चरम स्थितियों में इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इस तरह बनाया गया है कि यह अंतरिक्ष उड़ानों के दौरान चरम परिस्थितियों जैसे कि बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, कंपन और दबाव को सह सके। यह ऐसी माइक्रोप्रोसेसर चिप है जो कई तरह के काम कर सकती है, जैसे कि गणना करना, डेटा प्रोसेस करना और कंट्रोल सिस्टम्स को चलाना। यह प्रोसेसर एक बार में 32 बिट्स डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसरो ने विक्रम प्रोसेसर के लिए जरूरी सभी सॉफ्टवेयर टूल्स खुद ही विकसित किए हैं। इन्हें किसी बाहरी कंपनी या विदेश से नहीं लिया गया है। विक्रम प्रोसेसर भारत की सेमीकंडक्टर महत्वाकांक्षाओं की शुरुआत भर है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के मुताबिक देश में 5 सेमीकंडक्टर यूनिट का निर्माण चल रहा है। इसमें से एक की पायलट लाइन पूरी हो चुकी है, 2 अन्य में भी जल्द उत्पादन शुरू होगा। वैसे ही सेमीकंडक्टर है तो आप बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। कार के लिए चाहिए, फ्रिज के लिए चाहिए, स्कूटी के लिए चाहिए, डिफेंस में मोबाइल फोन के लिए चाहिए, लैपटॉप के लिए चाहिए, हर चीज के लिए सेमीकंडक्टर चिप्स चाहिए। तो देश के लिए बहुत बड़ी एक जरूरत है। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत फोकस दिया और अब अपने 10 प्लांट में से 4 प्लांट की पायलट लाइन रेडी है और इस साल के एंड तक 4 पायलट लाइंस में प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। दरअसल भारत अभी तक विदेशों से सेमीकंडक्टर आयात करता रहा है, लेकिन अब सरकार भारत को सेमीकंडक्टर इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने 2021 में 76,000 करोड़ के निवेश से सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। यह मंच निवेश, संवाद और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक उद्योग जगत के प्रतिनिधियों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और स्टार्टअप्स को एक साथ लाता है। We are making chips in India, or we started making some chips here, or designing the chips. And the major element we need is using these chips in a system, which is the final application for the product. Like if you are making a chip for the washing machine, you must be making washing machine yourself. Or for a cooktop, you need to make a chip for that, but you have to make a machine where you can use it. So right now, I think a big effort coming from government perspective to support the manufacturing of chips, developing of chips. विज्ञान की तरक्की के साथ साथ सेमीकंडक्टरों की मांग भी बढ़ रही है। ऐसे में भारत की कोशिश ग्लोबल सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने की है। उद्योग के अनुमानों के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार का आकार 2023 में लगभग 38 अरब डॉलर का था। 2024-25 में इसके 50 अरब डॉलर तक पहुंचने और 2030 तक 110 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है, जबकि वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार 2030 तक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। भारत की नजर 2030 तक इस बाजार का बड़ा हिस्सा हासिल करने की है। भारत में टैलेंट को डेवलप करने के लिए बड़ा काम चल रहा है। 278 यूनिवर्सिटीज में सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग दी जा रही है और बहुत ही खुशी की बात है कि जो सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग लिए हुए स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने 20 चिप्स ऑलरेडी डिजाइन की है। डिजाइन करके उसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ है। तो ये देश के लिए एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेमीकंडक्टर होता है तो कई सारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में इसका बेनिफिट मिलता है। विक्रम भारत की सेमीकंडक्टर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि भारत अभी तक विदेशों से चिप आयात करता रहा है, लेकिन विदेशी चिप पर भारत की निर्भरता कम करने के प्रयासों में से एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो 7 बजे की 7 गुड न्यूज में मेरे यानी शगुफ्ता के साथ फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।